Question number 1, it says a vector A makes an angle of 20 degree and vector B makes an angle of 110 degree with the x-axis. The magnitude of these vectors are 3 meter and 4 meter respectively. Find the resultant. So सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले क्या वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस से 20 डिग्री एंगल बना रहा है। तो लेट्स से ये अपना है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस से 20 डिग्री एंगल बना रहा है। लेट्स से कि दिस इज 20 डिग्री और ये है अपना वेक्टर ए जिसका की मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। और वेक्टर बी 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो लेट्स से कि ये है वेक्टर बी जो कि 110 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसका वैल्यू जो है वो 4 मीटर है। तो अब अपने से पूछा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स क्या होगा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या पता है, पहले दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होगा। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो ये वाला एंगल हो जाएगा। ये एंगल कितने का होगा, आसान है, 110 है और ये 20 है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हमें पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है, आर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट कर दो। थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो आर इक्वल्स टू अपने पास आ गया रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 5 मीटर। तो ये तो हो गया भाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हमें पता है डायरेक्शन क्या होता है। लेट्स से कि ये जो एंगल है दोनों के बीच का रिजल्टेंट फैक्टर और ए से कितना एंगल है। तो लेट्स से कि जो बीटा है वो है अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग स्मॉल ले लेते हैं ताकि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपने पास हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है बस। तो क्या हो गया अपने पास 4 साइन, एंगल यहाँ थीटा कौन सा लेना है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास क्या रहता है साइन 91 होता है और कॉस 90 0। तो आगे अपने पास 4 सॉरी ए का वैल्यू क्या है अपने पास 3 है। तो 3 प्लस बी का वैल्यू है 4। तो 4/3 आ गया विच इज नथिंग बट बीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4/3। यहाँ से अपने पास बीटा का वैल्यू क्या आ गया 53 डिग्री। तो क्या ये अपना आंसर हो गया क्या 53 डिग्री इज नॉट द आंसर। ये अपना है वेक्टर ए से जो अपना मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर ए से 53 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एक्स से कितना बना रहा है, तो एंगल मेड बाय लेट्स से इसको लोग 5 बोलते हैं, एंगल बिटवीन एक्स एंड आर, एक्स एक्सिस और आर के बीच कितना हो गया। तो 53 तो ए से है और ए कितना बना रहा था 20। तो 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो ये अपना हो गया 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड 5 मीटर हो गया और डायरेक्शन जो है वो 73 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये बोलता है अपने पास लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट ईच। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए 10 यूनिट, वेक्टर बी 10 यूनिट, मैग्नीट्यूड है दोनों का। और इफ दे आर इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो वेक्टर ए जो है वो 30 डिग्री बना रहा है एंगल और वेक्टर बी 60 डिग्री। तो हमें इसका रिजल्टेंट निकाला, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट क्या क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, बी का भी 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, अब cos थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है एंगल बिटवीन टू फैक्टर्स, क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है। तो cos 30 क्या होता है √3/2। तो cos 30 का वैल्यू हम लोग रख देंगे √3/2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 19.3 यूनिट। उसके बाद एंगल की बात करें अगर हम लोग, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, लेट से वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा इसके बीच में होगा। रिजल्टेंट क्या होता था जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसके तरफ झुक जाता था। यहाँ चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा। सीधे यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है और रिजल्टेंट जो है वो बीच में आएगा। लेट से ये जो है वो रिजल्टेंट है, ये इससे कितना एंगल बनाएगा 30 का हाफ, तो ये है 15 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना हो गया, तो इसको हम लोग 5 बोलेंगे फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो 5 क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये 55 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे इससे डायरेक्ट निकल गया, या फिर अगर आप यूज करना चाहो फॉर्मूला जो होता है बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है एड वेक्टर्स ए बी इन सी each having magnitude of 100 units and inclined to x axis at 45, 135 and 350। ये अलग अलग एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे अपने पास तीनों वेक्टर को ऐड करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हमें सबसे आसान तरीका क्या होता है वेक्टर एडिशन में, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लो आप। एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन बोला हुआ है तो हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से कि ये अपना y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। पहला वेक्टर कितना पर है 45 डिग्री पर, ये अपना हो गया वेक्टर a। दूसरा वेक्टर जो है वो है 135 डिग्री, तो 135 डिग्री कौन सा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये अपना हो गया 90 प्लस 45, तो 135 हो गया। ये हो गया वेक्टर बी। और वेक्टर सी जो है वो है 345 डिग्री पर, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, सॉरी 315 डिग्री पर। तो 315 को अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा 180, 270 और 270 और 45, तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये क्या नहीं क्लियर है, चलिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अपन ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो ये एंगल है 45, ये कंप्लीट एंगल है 135 डिग्री और ये वाला कंप्लीट एंगल जो यहाँ से यहाँ तक है ये है 315 डिग्री। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो 135 और 315, तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन में है और अपने से पूछा है रिजल्टेंट क्या होगा। तो दो वेक्टर जो है वो आमने सामने एंटी पैरेलल है, ये वाला बी वाला और ये सी वाला, तो एक दूसरे को कट कर देगा। तो बचा क्या अपने पास सिर्फ वेक्टर ए, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 100, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो आप ऐसे लिख लो ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बी और सी का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो डायरेक्ट अपना जो हो जाओ 100 यूनिट हो जाएगा और 5 जो हो जाएगा वो रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा 55 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। एकदम आसान तरीका था, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, आराम से आपने निकाल लिया। अब अगर आपको मन है कि कंपोनेंट्स में ब्रेक करके करना चाहें तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके आप निकाल सकते हो। पहले एक्स कंपोनेंट ऑफ
सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड जो है वो इजी है एकदम, अपने एंगल ड्रॉ किया और वहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड में क्या, एक्स कंपोनेंट हम लिख लेते हैं पहले सबका। एक्स कंपोनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए साइन 45। ए साइन 45 क्या होता है, 100 डिवाइड बाय √2। फिर बी के लिए देखेंगे तो बी का क्या हो जाएगा, साइन 135। साइन 135 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस, ऑल स्टूडेंट्स टेक्स कैलकुलस, ये 4 क्वाड्रेंट में सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो 135 का भी क्या हो जाएगा, 1/√2, तो 100/√2। फिर सी के लिए लिखेंगे तो सी के लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो -100/√2। तो एक्स कंपोनेंट हो गया। फिर एक्स कंपोनेंट का समेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 100/√2। सिमिलरली जब आप वाई कंपोनेंट के लिए लिखोगे तो वाई कंपोनेंट भी क्या आ जाएगा, 100/√2। तो यहाँ से भी आप निकालोगे तो सेम आंसर आएगा, इजी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास दो वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया गिवन है उसको लिखते हैं। वेक्टर ए इज 4i प्लस 3j, और वेक्टर बी जो है वो है 3i प्लस 4j। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² प्लस c²। आई जे के ऊपर में है तो आई जे के ऊपर में है तो √3² प्लस 4² प्लस 3², 4² प्लस 3²। तो ये क्या आ गया अपने पास 5। फिर सिमिलरली बी का लिखेंगे हमारा, तो बी के लिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √3² प्लस 4²। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5। फिर सी पार्ट में बोल रहा है, सब में मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का, इसका मतलब ये नहीं है कि ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये आप करोगे तो ये गलत आंसर आएगा। तो मतलब ये स्टेटमेंट सही है, मैंने बीच में क्रॉस लगाया ना, तो ये मतलब हुआ ये दोनों बराबर है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप देखो बराबर है डायरेक्ट सीधा 10 आ रहा है, बट जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे देखो आप पहले ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, आई वाले को आई के साथ जोड़ते हैं और जे वाले को जे के साथ, तो 3 और 4 तो 7i प्लस 7j। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी जब हम लिखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, √7² प्लस 7²। तो यहाँ से √2 इंटू 7 या 7√2 लिख लो। तो ये अपना आंसर जो है वो क्या आ गया, 7√2 यूनिट। अब यहाँ पे देखो, अब डायरेक्ट ए बी का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट करते तो 10 आता, बट 7√2 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये चीज ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आंसर डी में पूछा है अपने से, तो डी पार्ट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यहाँ भी ए माइनस बी मैग्नीट्यूड जो निकालना है इसका, तो पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो आई वाले को आई के साथ और जे वाले को जे के साथ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 3, तो 1i माइनस 1j, आसान है। तो ए माइनस बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा √1² प्लस 1², तो √2। ये अपना हो गया आंसर। तो 5, 5, 7√2 और √2 ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, रेफर द फिगर 2e1, फाइंड द मैग्नीट्यूड x and y component and the angle with the x axis of the resultant of a OA BC and D। ये 3 वेक्टर दिया हुआ है, तो तीनों का पहले मैग्नीट्यूड अलग अलग, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर x एंड y कंपोनेंट निकालना है और एंगल बिटवीन द x एक्सिस और रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं,
अपने पास इस क्वेश्चन इसमें ही ड्रॉ कर लेते हैं अपने। तो टू इसका सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, एक्स और वाई कंपोनेंट। इसको एक्स और वाई जब टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है कुछ समझ नहीं आया तो एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले एक्स कंपोनेंट हम लिखते हैं। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स इसको हम लिख लेते हैं। ए एक्स क्या हो जाएगा, ए cos 30 डिग्री, तो 2 cos 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, √3/2 और 2 कैंसिल, तो ये √3। फिर बी एक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट निगेटिव की ओर होगा और ये इधर डायरेक्शन हो जाएगा इधर, और ये बी cos 60, तो 1.5 इंटू cos 60 डिग्री, डायरेक्शन इसका निगेटिव है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, -0.75। और ई के लिए लिखेंगे हम लोग ओ ए सी बी, अच्छा ओ ए बी सी और डी ई। डी का अगर हम एक्स कंपोनेंट लिखेंगे तो वो क्या है, 0 है। अब फिर हम लोग वाई कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो वाई कंपोनेंट में ओ ए का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ओ ए का वाई कंपोनेंट क्या है, 2 sin 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया 1। फिर बी सी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1.5 sin 60 डिग्री, यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है, sin 60 √3/2 और √3/2 इंटू 1.5, इसको जब सॉल्व करते हैं तो 1.3 आ जाता है। और y कंपोनेंट ऑफ डी ई, ये क्या हो जाएगा, y के लॉन्ग है तो ये 1 माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि नीचे की ओर है ये दोनों। इसका कंपोनेंट जो था y पॉजिटिव था, इसका भी पॉजिटिव था और ये निगेटिव है, तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो आर एक्स क्या हो गया टोटल, आर एक्स क्या हो जाएगा, √3 माइनस 0.075, इसका वैल्यू होता है 0.98। और आर वाई क्या हो गया, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो +1 -1 खत्म, तो 1.3। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √r(x² प्लस ry²। इसको जब सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ जाता है 1.6 मीटर। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय एक्स का कंपोनेंट। तो यहाँ पर कितना है अपने पास, y डिवाइड बाय एक्स करेंगे तो 1.3 डिवाइड बाय 0.98, तो ये आ जाता है 1.32। तो अल्फा जो है वो क्या है, tan इनवर्स 1.32, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है अपने पास, 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 unit and 4 unit respectively. What should be the angle between them if the magnitude of resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit? तो देखो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन इसको भी कर सकते हैं। अपने पास वेक्टर ए जो है उसका क्या है मैग्नीट्यूड 3, इसको सिंपल लिखते हैं, वेक्टर ए का मतलब a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 4। अब यूनिट जो है वो बोल रहा है कि इसका रिजल्टेंट जो है वो 1 यूनिट आना चाहिए। तो a प्लस बी जब हम ऐड करेंगे वेक्टर को तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर होगा। तो वो कब होगा, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक लगा लो कि एक से दूसरा माइनस होगा, मतलब क्या चाहिए, थीटा जो है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए तभी तो होगा ना। तो वेक्टर ए मान लो ये 3 यूनिट है और दूसरा वेक्टर किधर हो ताकि ये 1 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड बचे, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा दूसरा यूनिट। तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। या फिर नहीं आपको है कि प्रोसेस से चलेंगे तो ठीक है। तो हमें पता है क्या आर इक्वल टू क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, पहले केस में केस नंबर ए अगर हम देखें तो आर का वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू √a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 प्लस 2ab मतलब 24 cos थीटा। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली बी पार्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या जो अपने पास रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा इक्वल्स टू 5 यूनिट है। तो यहां से फिर जब हम थीटा सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास आ जाता है 90 डिग्री। सिमिलरली सी पार्ट में जब आप सॉल्व करोगे तो थीटा का वैल्यू जो है वो अब सीधा भी दिख रहा है कि 3 यूनिट है और 4 यूनिट है, आंसर जो 7 यूनिट आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तभी तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो 7 है तो थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। सिंपल था, कुछ खास इसमें था नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि ए स्पाई रिपोर्ट अबाउट ए सस्पेक्टेड कार रीड्स एज फॉलोज, द कार मूव्स 2 किलोमीटर टुवार्ड्स इट्स ईस्ट। हम इसको ड्रॉ करते चलते हैं। जब भी देखो जब पेपर में बनाते हैं तो हम क्या मानते हैं, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया वेस्ट और डाउन होता है साउथ। तो पहले ईस्ट चला 2 किलोमीटर तो हम मान लेते हैं ये है 2 किलोमीटर, स्टार्टिंग पॉइंट कार का यहाँ था। एंड मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट टर्न मतलब ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर, तो लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है। रन फॉर 500 मीटर, अब यहाँ पे ये 500 मीटर जा रहा है। एंड मेक ए परपेंडिकुलर राइट टर्न, राइट टर्न मतलब क्या हो गया, राइट टर्न मतलब ईस्ट की ओर फिर चला हुआ, फिर राइट टर्न ले रहा, ठीक है। और रन फॉर 4 किलोमीटर, तो ये फिर 4 किलोमीटर और आगे बढ़ा। एंड स्टॉप, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, तो कार का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना, ठीक है। तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो हम इसको कर सकते हैं क्या 0.5, तो अगर हम इसको मैच करें तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस जो है वो 0.5 किलोमीटर हम लिख सकते हैं क्या, 500 मीटर है। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो अब इस ट्रायंगल को पकड़ो, आप बड़े वाले ट्रायंगल को, इसको हम दूसरे कलर से हम लिखें तो आप तो इस वाले ट्रायंगल की अब बात करेंगे हम लोग। इस ट्रायंगल में इसका साइड पता है कितना हो गया 4 और 2, तो ये वाला साइड जो है वो है 6 किलोमीटर का और परपेंडिकुलर है 0.5 किलोमीटर। तो ये निकालना कोई टफ काम है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार पूछा है। तो आर इक्वल टू निकाल सकते हैं हम लोग रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड जो आ जाता है वो 6.02 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। और एंगल अगर हमें निकालना है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x, तो 0.5 बाय 6, तो हम लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स 1 बाय 12, दिस विल बी आवर आंसर। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया कि एक कैरम बोर्ड 4 into 4 feet square has a queen at the center. The queen hits the striker, moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen from the center of the to the front edge, from the front edge to the hole, from the center to the hole. ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कैरम बोर्ड बना लेते हैं। तो लेट्स से कि ये अपना कैरम बोर्ड है, इसके सेंटर में क्वीन रखी हुई है। अब क्वीन को मैंने स्ट्राइक से मारा, स्ट्राइकर से, तो लेट्स से कि क्वीन सामने वाले बोर्ड पे इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है और फिर ये यहाँ से डायरेक्ट जो है वो कॉर्नर में जाती है। हमें पता है
कि यहाँ पे क्या होगा, जितना एंगल से अब जब जिस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जितना एंगल यहाँ बना रही थी उतना ही एंगल ये भी होगा। लेट्स से कि ये थीटा है। अब हमें निकालना है क्या क्या, पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, ये वाला बी हो गया, फिर ये या इसको मानते हैं, ठीक है, सी, ये वाला क्या हो गया डी, फिर इसको हम मान लेते हैं ई, एफ एंड जी। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ है, 4 फीट का है कंप्लीट, तो हाफ लेंथ जो है ये वाला बी सी, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो बी सी क्या हो जाएगा 2 फीट। उसके बाद लेट्स से कि हमें इसका नहीं पता लेंथ कितना है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो ई एफ इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स, एफ जी ये वाला क्या हो जाएगा, ये टोटल था 2, ये है एक्स, ये वाला क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, तो एफ जी इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। ठीक, अब पहले हमें क्या एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी एफ जी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों के लिए ये एंगल क्या है सेम ही है, एंड ट्रायंगल बी एफ जी। तो अब अगर आप इसके लिए टेन थीटा लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू एफ जी अपॉन ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी एफ। अब वैल्यू पुट कर देना है, एसी का वैल्यू क्या हमने माना है एक्स, अपॉन बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी का वैल्यू 2 फीट है, एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ जी क्या है अपना 2 माइनस एक्स अपॉन बी से एफ का लेंथ कितना है 4, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास जो एक्स का वैल्यू आ जाता है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। ठीक, अब आसान है क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू पता है हमें, तो बचा क्या, फिर सब निकाल सकते हैं अपन। तो ए पार्ट में बोला है फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, मतलब ए बी का वैल्यू पूछा है, तो ए बी क्या हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास रूट अंडर ए बी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू है एक्स, मतलब 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा 2/3 रूट अंडर 10। सिमिलरली हम लोग जब फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, मतलब बीजी का वैल्यू पूछा है, तो बीजी का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो अपने पास इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लो, बड़े वाले ट्रायंगल को, तो बी एफ का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2/3 का स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास, जब आपको सॉल्व करोगे इसको आराम से कर सकते हो, आसान सा है। तो ये हो जाएगा अपने पास 4/3 रूट 10 फीट। उसके बाद सी पार्ट में बोला है फ्रॉम द सेंटर टू द होल, ये हो गया सेंटर और ये हो गया होल, सॉरी ए से होल, ये वाला लाइन, तो ये तो आसान हो गया, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो, तो ये हो गया 2 और ये 2, तो ए जी लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 2 फीट, ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। ए मॉस्किटो नेट ओवर ए 2 फीट इंटू 4 फीट बेड इज 3 फीट हाइट,
तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको 3D में इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो अपना मान लेते हैं कि ये अपना हो गया x, ये हो गया z ऊपर की ओर, और y प्लेन में ही है, ये हो गया अपना y। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेट्स से कि ये अपना एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो नेट बनाते हैं हम लोग जो कि कुछ इस टाइप से है। और ये अपना मॉस्किटो नेट हो गया, वेरी गुड। तो अब ये हो गया जेड के लॉन्ग, ये हो गया एक्स के लॉन्ग, और ये हो गया वाई के लॉन्ग। तो सेंटर इनिशियल माना था क्या 0 0 0 पर है, और जो सबसे दूर वाला पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं क्या आराम से। एक्स के लिए क्या हो जाएगा इसका 7 फीट है, तो 7। वाई के लिए क्या हो जाएगा 4 फीट है, तो 4। और जेड के लिए क्या है 3 फीट हाइट, तो 7 4 3, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो अपने से पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो, जब ये क्या इट फ्लाइज एंड सिट्स एट द डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट। तो आर वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, इनिशियल तो ओरिजिन पर था, तो सीधा क्या हो जाएगा 7i के प्लस 4j के प्लस 3k के। तो उसके बाद क्या पूछा है अपने पास डिस्प्लेसमेंट, तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर जो है वो √74 फीट हो जाएगा। फिर उसके बाद बी पार्ट में बोला है टेकिंग द होल एज द ओरिजिन द लेंथ ऑफ द बेड एज the x-axis, its width as the y-axis, and vertically up at the z-axis. Write the component of displacement vector. तो component displacement vector का लिखने के लिए बोला है, तो क्या हो जाएगा लेंथ है x के लॉन्ग जो हमने ड्रॉ किया है उसी के लॉन्ग बोला है, और y के लॉन्ग है width, और हाइट है z के लॉन्ग। तो हम कंपोनेंट लिखना चाहेंगे तो आर एक्स क्या हो जाएगा 7, आर वाई क्या हो जाएगा 4, और आर जेड क्या हो जाएगा 3। यही पूछा है अपने से। तो 7 फीट 4 फीट 3 फीट क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है अपने से सपोज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ, व्हाट इज द वेक्टर 3a और -4a। तो काफी आसान सवाल है, इसमें कुछ दम नहीं है। अपने पास वेक्टर ए जो है वो क्या है 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। तो ए पार्ट में अपने से बोला है 3 यूनिट अलोंग ए। तो जब भी हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ स्केलर से, पॉजिटिव स्केलर से, तो उसमें क्या होता है पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हम लोग, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा मतलब 45 क्या है 13.5 यूनिट, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया था ड्यू नॉर्थ। और जब निगेटिव से करेंगे तो क्या हुआ डायरेक्शन से, मान लो अपना वेक्टर जो है वो यहाँ पे ड्यू नॉर्थ बोला ना, तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में था। अब हम इसका माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। तो बी पार्ट में जब बोला है -4a, तो 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया 4.5 इंटू 4, तो 18 यूनिट। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा पहले था क्या ड्यू नॉर्थ, तो अब क्या हो जाएगा ड्यू साउथ। नॉर्थ था ये, नीचे की ओर क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आसान सा सवाल है। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 2 मीटर एंड 3 मीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो चीज पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वेक्टर ए जो है
वो क्या दिया हुआ है 2 मीटर, वेक्टर बी है क्या 3 मीटर, और एंगल जो है वो थीटा इज 60 डिग्री। तो हमें पता है कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हम जब लेते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो अपने पास क्या आता है ए बी cos थीटा। यहाँ पे ए और बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू cos 30 क्या होता है 1/2। तो यहाँ से सीधा सीधा अपना आंसर जो है वो 3 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो 3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे एन कैप आता है, और एन कैप क्या है नॉर्मल टू द ए और बी प्लेन, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है उसका नॉर्मल, उससे परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्शन सिर्फ इसमें पूछा गया अपने से मैग्नीट्यूड, तो इसमें मोड लगा दो आप, तो एन कैप वाला जो क्वांटिटी है ये गायब। तो यहाँ बस ए बी का वैल्यू रखेंगे, तो 6 इंटू साइन 60 क्या होता है √3/2, तो 3√3 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है अपने को, लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A1 be a regular hexagon. Write the x component of vectors represented by the 6 sides taking in the order. Use the fact that the resultant of these 6 vectors is 0 to prove that cos theta plus cos 0 plus cos pi/3 plus cos 2 pi/3 plus cos 3 pi/3 plus cos 4 pi/3 plus cos 5 pi/3 equals to 0. Use the known cosine value to verify the results. ये अपने को बोला गया, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक रेगुलर हेक्सागोन है, तो हमें पता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कि जब अगर किसी भी क्लोज पॉलीगॉन है तो उसका जो सम ऑफ ऑल द साइड्स होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। जो वेक्टर का एडिशन करते हैं तो सारे हर एक साइड का जो एडिशन होगा वो इट विल गिव टू 0। तो वी कैन राइट दैट अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू 0। अब हम मान लेते हैं कि हर एक साइड का वैल्यू जो है वो a के बराबर है, तो हम इसका x कंपोनेंट के अलावा लिख सकते हैं क्या, अगर रिजल्टेंट बराबर 0 है तो rx भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो rx के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इस साइड की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा a cos 0 डिग्री, या इसको हम रेडियन में लिखते हैं तो a cos 0 प्लस a cos, अब इस साइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा a cos pi/3 प्लस a cos 2 pi/3 प्लस a cos 3 pi/3 प्लस, मतलब ये वाला साइड हो गया। अब उसके बाद प्लस a cos ये वाला साइड, मतलब pi/3 एंगल टर्न होते जा रहा है तो pi/3 ऐड करते जाएंगे, तो प्लस a cos 5 pi/3, तो अपना हो गया 2 3 4 सॉरी 4 pi/3 प्लस a cos 5 pi/3, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। अब हमें पता है कि a जो है वो सब में क्या है कॉमन है सेम है, तो a को हम निकाल के हटा सकते हैं, तो यहाँ से अपना जो आ जाएगा वो सीधा क्या आ जाएगा cos 0 प्लस cos pi/3 प्लस cos 2 pi/3 प्लस cos 3 pi/3 प्लस cos 4 pi/3 प्लस cos 5 pi/3 इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे आप जो है वो वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो कि ये सही बात है या नहीं है। तो देखो cos 0 का क्या हो जाता है अपने पास, cos 0 का 1 प्लस 1/2 प्लस cos 2 pi/3, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो -1/2 प्लस cos 3 pi/3 मतलब -1 प्लस cos 4 pi/3 मतलब -1/2
प्लस cos 5 पाई बाई 3 आ गया 4th क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1/2। अब इसको ऐड करो तो ये 1 से 1 खत्म, 1/2 1/2 1/2, ये इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम चेक कर सकते हैं कोसाइन वैल्यू जो हमें पता है उससे निकाल कर ही इसका वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आता है। अब इस तरह से आप इसके साइन वैल्यू को भी आप चेक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है अपना लेट ए एंड बी इज अ वेक्टर, तो फाइंड एंगल बिटवीन देम क्या होगा। तो अपने पास गिवन क्या क्या है, गिवन है वेक्टर ए जिसका की वैल्यू दिया हुआ है ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है अपने पास 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हमें पता है जब भी हम किसी वेक्टर का एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो हमें पता है कि a डॉट बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी विल बी इक्वल्स टू ए बी cos थीटा, जहां पे a और b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय a b, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स। अब a डॉट b का मतलब क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हमें आता है तो i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और उसके बाद b का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास आ जाता है cos इनवर्स 38 अपॉन रूट अंडर 1450। ये अपना हो जाएगा आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अपने पास प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। काफी आसान सवाल है। हमें पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। बट ए क्रॉस बी क्या होगा, वेक्टर देगा तो उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब एन कैप का डायरेक्शन क्या होता है, एन कैप का डायरेक्शन जो होता है वो होता है ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing ए एंड वेक्टर ए और बी को जो प्लेन कंटेन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है। तो एंगल बिटवीन ए एंड ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे अगर ए डॉट ए क्रॉस बी, तो यहां पे क्या हो गया, cos 90 क्या होता है, 0 के बराबर। इसका वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में अपने पास दिया हुआ है ए वेक्टर इफ ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड ए क्रॉस बी। आसान सा सवाल है ये भी, क्रॉस प्रोडक्ट अपने से पूछा है। तो हमें पता है कि ए क्रॉस बी जब हम लिखते हैं, वेक्टर ए दिया हुआ ही है और वेक्टर बी भी दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी जब हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू मेथड से भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो पहले क्या होगा, आई जे और के, उसके बाद ए क्रॉस बी है तो पहले ए का कंपोनेंट जो है उसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं बहुत से लोग, दोनों में से कुछ भी लिख दिए तो उसमें उल्टा आंसर आ जाएगा। पहले ए का लिख लेंगे 2 3 4 और बी का कंपोनेंट क्या है 4 3 2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, आई कैप इंटू, अब इसमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप लोग आता ही है, तो आई कैप इंटू 2 4 4 इंटू 2 16 16 इंटू 4 24 24 इंटू 2 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24 इंटू 2 16 16 इंटू 2 24 24 24
इस वाले रो को छोड़ देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो 6 माइनस 4 माइनस 12। अब माइनस जे कैप, इसके बाद इस वाले रो को छोड़ के 2 को 2 से और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 माइनस 16 प्लस के कैप इंटू अब के वाले को छोड़ के बाकी इस दोनों को, तो 2 को 3 से और 4 को 3 से करेंगे। तो 6 माइनस 12, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाता है, माइनस 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये आ जाएगा अपना आंसर। आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0 इन द इज द कन्वर्स रूल ट्रू। मतलब अगर ए बी सी तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो हमें बताना है कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा क्या। मतलब अगर ए और बी ए सी क्रॉस ए क्रॉस बी अगर 0 है तो मतलब क्या तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ए क्रॉस बी लिखेंगे, सबसे पहले ये वाला टर्म ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये जो होगा वो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो भी परपेंडिकुलर है ए और बी के, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब सी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी एंड ए क्रॉस बी आर having 0 degree angle between them। तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो फिर अपने पास हम बोल सकते हैं कि C क्रॉस A क्रॉस B जो हो जाएगा वो साइन 0 क्या होता है, 0, ये इक्वल टू 0। तो ये तो सही बात है। बट अब फॉर कन्वर्स अगर हम चेक करें तो देखो, अगर हमारे पास वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर है B, दोनों अगर पैरेलल है और तीसरा वेक्टर लेट से कि सी वेक्टर है जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है जेड के लंब, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 0 एंड सी क्रॉस ए क्रॉस बी ये भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो अब अगर ये 0 मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों वेक्टर तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लो तो सी वेक्टर को मान लो ए वेक्टर के पैरेलल, कोई भी मतलब दो वेक्टर अगर पैरेलल हो जाएगा, सी और ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर भी है तो भी वही बात आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। A particle moves on a given straight line with a constant, यहाँ पे क्या दिया हुआ अपने पास, a particle moves on a given straight line with a constant speed u at a certain time it is at a point P on its straight line path. O is a fixed point so that OP cross V is independent of position of P। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लेट से कि ये अपना एक पॉइंट है O जो कि फिक्स पॉइंट है, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक लाइन है, तो ये लाइन है लेट से, यहाँ पे पार्टिकल जो था पहले वो इस पॉइंट पे था, पी पॉइंट पे। अब जो पार्टिकल है वो पी डैश पॉइंट पे पहुंच गया। तो आपसे पूछा गया है कि अगर पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ओपी क्रॉस भी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। तो ओपी मतलब पोजीशन वेक्टर क्रॉस भी जो है वो इंडिपेंडेंट, ये डायरेक्शन भी था। यहाँ भी पार्टिकल स्पीड जो है वो भी है। तो सबसे पहले हम जब पार्टिकल पॉइंट पी पर था तो इसके लिए हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये एंगल जो है वो हो गया थीटा। फिर जब पार्टिकल पी डैश पॉइंट पे है
तो इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा डैश। ठीक है, तो अब जब हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर ओपी क्रॉस बी, क्या हो जाएगा अपना ओपी इंटू भी साइन थीटा और एन कैप जो उसका मेन डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट जो है वो क्यू है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या ओपी क्रॉस भी इक्वल्स टू, अब ओपी और भी साइन थीटा को एक साथ ले आते हैं, तो ओपी साइन थीटा इंटू भी। अब ओपी साइन थीटा क्या होगा, ओपी साइन थीटा मतलब ओ क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ क्यू इंटू भी, और इसका डायरेक्शन जो है वो एन कैप तो रहेगा। अब नाउ फॉर पी डैश पॉइंट, और पी डैश पे है तो क्या होगा अपने पास ओ पी डैश क्रॉस भी इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास ओ पी डैश साइन थीटा डैश इंटू भी, उसी तरह से सेम। तो यहां से फिर देखो अब ओ पी साइन थीटा डैश क्या हो जाएगा ओ क्यू के बराबर हो जाएगा, तो ओ क्यू इंटू भी एन कैप। तो कहीं भी पार्टिकल रहेगा तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ क्यू, इस पे डिपेंड करेगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओपी क्रॉस भी। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। 18 में बोला गया अपने पास द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी। अब यहाँ पे ये क्या है, कहाँ से आया, ये चीजें आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड भरोगे तो उसमें ये चीजें आएगी, लोरेंट्ज फोर्सेस को बोलते हैं हम लोग। तो सपोज E इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड B इज अलोंग द वाई एक्सिस, in what direction and with what minimum speed v should a positive charge particle be sent so that the net force on it is 0। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ क्या है, फोर्स जो है वो है अपने पास q इंटू ई प्लस भी क्या प्लस भी क्रॉस बी। ठीक है, तो अब ये जो होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेट फोर्स जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या क्यू तो उस साइड जाके कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा ई शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ भी क्रॉस बी, मतलब भी क्रॉस बी का जो निगेटिव होगा, मतलब भी क्रॉस बी का जो आना चाहिए वो ई के अपोजिट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग ई है, तो v क्रॉस बी जो है वो आना चाहिए माइनस एक्स की तरफ, और y के अलोंग जो है वो है b का डायरेक्शन। तो हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं डायरेक्शन देखने के लिए। राइट हैंड रूल जब यूज करोगे, आप फिंगर को कर्ल करना है b की तरफ v से, तो हम अगर मान लो कि कुछ एंगल थीटा पे जा रहा है पार्टिकल, मतलब y से कुछ एंगल थीटा पे पार्टिकल जा रहा है, लेट्स से ये v वेलोसिटी से बाहर के 3D में है, ये y एक्सिस के अलोंग है, सॉरी z एक्सिस के अलोंग, मतलब y z प्लेन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो v क्रॉस b जो होगा वो डायरेक्शन उसका माइनस एक्स की तरफ आएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या दिया हुआ था, हम लिख सकते हैं क्या E शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, E शुड बी इक्वल टू भी साइन थीटा, या हम यहां से लिख सकते हैं क्या v इक्वल्स टू ई अपॉन बी, डायरेक्शन तो पता चल गया कि वाई जेड प्लेन में होना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड जो है v इक्वल्स टू ई अपॉन बी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन b एंड वेलोसिटी। तो अब मिनिमम स्पीड पूछा है, मिनिमम स्पीड के लिए क्या चाहिए, साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम चाहिए, इसका मैक्सिमम कहाँ पे होता है, साइन थीटा विल बी मैक्सिमम एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या चाहिए E अपॉन बी विल बी द
v minimum and theta should be equals to 90 डिग्री एंड v minimum जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना E अपॉन b। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो should be projected towards z axis, so particle should be projected towards z axis। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो जब जेड एक्सिस को प्रोजेक्ट करेंगे तो v क्रॉस b जो है वो माइनस डायरेक्शन में, तो ये वाला जो फोर्स है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं q v क्रॉस b, इसका डायरेक्शन जो है वो माइनस एक्स की तरफ होगा। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, और ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और पार्टिकल पे नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है गिवन द एग्जांपल फॉर व्हिच a डॉट b शुड बी इक्वल्स टू c डॉट b बट a नॉट इक्वल टू c। बेकार सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अपने पास a डॉट b जो है वो c डॉट b के बराबर होना चाहिए और a और c जो है वो बराबर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट्स सपोज कि पार्टिकल, एक वेक्टर जो है b वो वेस्ट की तरफ है और दूसरा वेक्टर है a जो कि साउथ की तरफ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, a डॉट बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी इक्वल्स टू 0। अब फिर दूसरा वेक्टर जो है वो, चूंकि वेक्टर b जो है वो दोनों में कॉमन है तो वेक्टर b बराबर होना चाहिए दोनों के लिए। तो ये है वेक्टर b और पार्टिकल a जो है वो ऊपर की ओर है, नॉर्थ की तरफ, या फिर परपेंडिकुलर बाहर की ओर मान लो जेड की तरफ, कहीं भी परपेंडिकुलर b से मान लो आप। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा c, ये है क्या c, ये है वेक्टर c। तो c डॉट b यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। बट यहाँ पे a और c क्या दोनों बराबर है क्या, डायरेक्शन भी अलग है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, a डॉट बी इक्वल टू 0 एंड c डॉट बी इक्वल टू 0 बट a इज नॉट इक्वल्स टू c, सॉरी b पूछा आपने से a इज नॉट इक्वल्स टू c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। इट सेज ड्रॉ ए ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ड्रॉ टेंजेंट्स एट x इक्वल्स टू 2, 4, 6 एंड 8, फाइंड द स्लोप्स ऑफ these tangents, verify that the curve drawn is y equals to 2x square and the slope of tangent is tan theta equals to dy by dx equals to 4x। और यहाँ पे x और y का वैल्यू ढेर सारा दिया हुआ है। तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके आसानी से देख सकते हैं, बट अपन डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसका ग्राफ जो है वो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है, मतलब ये क्या पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो ये मान लेते हैं इस टाइप से कुछ इसका ग्राफ आ रहा है। अब इसका जो वैल्यू है वो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है, तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y का 2, x का 2 तो y का 8, इस टाइप से दिया हुआ है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द these tangents, verify that from curve। तो अब अपने पास किसी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना होता है, लेट्स से कि अपने पास अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ अगर मूव किया तो इस पॉइंट का अगर हम स्लोप निकालना चाहेंगे तो x में कितना इसका चेंज आया है और y में कितना चेंज आया है, मतलब डेल्टा x और डेल्टा y। हमें पता है स्लोप क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब इस लाइन को हम नीचे ड्रॉ कर देंगे, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा आप या तो ये छोटा वाला ट्रायंगल लो या फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों के लिए थीटा जो होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो अपन यहाँ पे निकालना चाहे अगर, तो ग्राफ जो है वो दिया हुआ है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का। जब हमारे पास डेल्टा x जो है वो काफी छोटा होता है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan थीटा स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू dy बाय dx, जहाँ पे d ऑफ dx और y का वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, ये अपना
अब यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे हमें चेक करना होगा एक्स कोऑर्डिनेट का, लेट्स से कि अगर x इक्वल्स टू 1 पे पुट करना है तो स्लोप जो हो जाएगा वो x का वैल्यू 1 पुट कर दो, एट स्लोप एट x इक्वल्स टू अगर 1 पे पुट रखेंगे तो अपना हो जाएगा क्या 4, x इक्वल्स टू 2 पे क्या हो जाएगा 8। तो अब दिख ही रहा है आपको कि स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से था, फिर ये आ गया, फिर ये आ गए, तो इस टाइप से बढ़ता जा रहा है। तो आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके अगर वहां से भी स्लोप कैलकुलेट करोगे अगर, और डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करके 4x की जगह पे x का वैल्यू पुट करके अगर कैलकुलेट करते हो, दोनों में जो है वो वैल्यू सेम आएगा। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया आपने से क्या, a curve is represented by y equals to sin x if x changes from pi by 3 to pi by 3 plus pi by 100, find approximately the change in y। ये अपने से पूछा गया है। तो अपने पास क्या दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन x। अब हमें क्या है y प्लस डेल्टा y, मान लेते हैं हम लोग कि डेल्टा y चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज आया y में, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं साइन x प्लस डेल्टा x। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या डेल्टा y। आपने से पूछा क्या फाइंड अप्रोक्सीमेटली द चेंज इन y, y में क्या चेंज आया, तो ये डेल्टा y जो चेंज आया था वही पूछा है। तो डेल्टा y इक्वल्स टू वी कैन राइट साइन x प्लस डेल्टा x माइनस y। अब y क्या है अपना, y इक्वल्स टू साइन x दिया हुआ था तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट करेंगे हम लोग, तो साइन x क्या है पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 100 माइनस साइन पाई बाय 3। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो है वो 0.0157 आता है। तो डेल्टा y में जो है वो 0.0157 का चेंज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। इट सेज द इलेक्ट्रिक करंट इन ए चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल्स टू I नोट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जहाँ पे I नोट आर एंड सी आर कॉन्स्टेंट है पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट एंड टी इज द टाइम। जब ये आप लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे कैपेसिटर में तो उसमें इसका काफ़ी हो जाएगा और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस जितना अपने काम का है वो देखेंगे हम लोग। तो फाइंड द रेट ऑफ change of current at t equals to 0, t equals to RC and t equals to 10 RC। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है I equals to I नोट e टू द पावर माइनस t अपॉन RC, यहाँ पे I नोट R और C क्या है वो कांस्टेंट है, R जो होता है रेजिस्टेंस होता है, C क्या है कैपेसिटेंस है और T तो टाइम है। तो T जो है वो वेरी करेगा और I नोट RC ये कांस्टेंट है। तो अपने पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात करेंगे हम लोग। तो आपने देखा है जब बेसिक कैलकुलस पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था कि क्या होता था, इसको हम लिख सकते हैं क्या डी आई बाय डी टी। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है आई नॉट टी टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई डी टी इंटू आई नोट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ई टू द पावर कुछ भी होता है तो वो सेम वैल्यू आ जाता है, और यहाँ पे चूंकि पावर टी के फंक्शन में रहता है तो सिर्फ ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है वो ई टू द पावर एक्स होता है, बट एक्स के साथ कुछ अगर रहेगा तो वो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि साथ में माइनस 1 अपॉन आर सी है तो माइनस 1 अपॉन आर सी से हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो अब ये अपना आ गया डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब अपने पास जो जो पूछा है हर एक वैल्यू का पुट करेंगे हम लोग, एट टी इक्वल्स टू 0 जब पुट करेंगे तो डी आई बाई डी टी जो हो जाएगा वो यहाँ पे टी का वैल्यू जो है वो 0 पुट करना है। तो टी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ई टू द पावर क्या हो गया 0 मतलब 1। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस आई नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर 0 इक्वल्स टू माइनस आई नोट अपॉन आर सी।
कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। अब हमें क्या करना है, बी नंबर में t इक्वल्स टू आर सी पुट करना है। तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस टी नोट अपॉन आर सी, और टी के जगह पे आर सी पुट करें तो क्या होगा, ई टू द पावर -1। तो हम इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, माइनस टी नोट अपॉन आर सी ई। अब उसके बाद सी में बोला गया है t इक्वल्स टू 10 आर सी पुट करना है, कोई बात नहीं, कर देते हैं पुट। तो डी आई अपॉन डी टी जो आ जाएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, माइनस टी नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर -10। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस टी नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर 10। ये हो गया अपना आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आई नोट माइनस आई नोट अपॉन आर सी, सेकेंड पार्ट का माइनस आई नोट, सॉरी यहाँ पे है क्या, ये आई है, आई नोट अपॉन आर सी इंटू ई। थर्ड पार्ट का माइनस, फिर टी नोट कहाँ से ले आए हम, ये है आई नोट। माइनस आई नोट अपॉन आर सी ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर 10। ये अपना इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया द इलेक्ट्रिक करंट इन ए डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू आई नोट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, वेयर आई नोट आर एंड सी आर कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स एंड टी इज टाइम। लेट आई नोट जो है, आई नोट का वैल्यू दे दिया है, आर का वैल्यू दे दिया है और सी का वैल्यू दे दिया है। तो फाइंड करंट एट टी इक्वल्स टू 0.3 सेकेंड, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ एट टी इक्वल्स 0.3 सेकेंड और टी इक्वल्स टू 0.31 सेकेंड, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसमें गिवन डाटा क्या है, आई इक्वल्स टू आई नोट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो अब यहाँ पे आई नोट का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है अपने पास, 2 एम्पियर। आर जो है वो है अपने पास 6 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम, एंड सी जो है वो है 0.5 माइक्रो फेराड। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट जो है ए नंबर में सीधा सीधा आई का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई इक्वल्स टू आई नोट का वैल्यू क्या है, 2 इंटू ई टू द पावर, टाइम पूछा है 0.3 पे, तो 0.3 माइनस 0.3 अपॉन आर सी। तो आर सी का वैल्यू क्या होगा, आर सी इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहाँ से अपन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास जो है वो आ जाता है आर सी का वैल्यू 0.3 के बराबर। तो यहाँ पे 0.3 अपॉन 0.3, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 2 इंटू ई टू द पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 अपॉन ई। अब ये करंट है तो इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। पार्ट ए ये हो गया सॉल्व। पार्ट बी में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई टी टी। तो हम जब आई का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ आई नोट पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाता है क्या अपने पास, माइनस आई नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो -2 अपॉन आर सी का वैल्यू जो है वो 0.3 आया था इंटू ई टू द पावर माइनस टाइम, इस पे बी पार्ट ने बोला है 0.3 सेकेंड पे, तो 0.3 अपॉन आर सी जो है वो भी 0.3 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -2 अपॉन 0.3 इंटू ई टू द पावर -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अगर हम दशमलव हटाते तो ऊपर 0 जाएगा, तो आ जाएगा अपने पास -20 अपॉन 3 एम्पियर पर सेकेंड। चूंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हमने करंट को डिफरेंशिएट किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पूछा था तो एम्पियर पर सेकेंड में ही आएगा। सी नंबर में अपने पास आएगा टी इक्वल्स टू 0.31 पे, तो डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू हमें पता है ये वाला वैल्यू माइनस आई नोट अपॉन आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी।
बस वैल्यू पुट करना है अपने को, -2/0.3 इंटू e⁻, अब टाइम जो है यहाँ पे 0.31 है, -0.31 डिवाइड बाय 0.3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका वैल्यू है वो आ जाता है अपने पास कितना, 5.8 डिवाइड बाय 3 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व y इक्वल्स टू 3x² प्लस 6x प्लस 7 एंड एट x विच कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 5 टू x इक्वल्स टू 10 के बीच में पूछा है। तो हमने देखा था क्या, जब इंटीग्रेशन का पार्ट हम लोग देख रहे थे तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो होता था वो डिफरेंट इंटीग्रेशन से हम लोग सॉल्व करते थे। लेट्स से कि अपना ये कुछ इसका कर्व है, y इक्वल्स टू, वैसे यह पैराबोला होगा इसका 3x² प्लस 6x प्लस 7 और x इक्वल्स टू 5 से 10 के लिए पूछा है। ये है y और ये है अपना x। तो हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वी कैन फाइंड एज एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व, जो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dy। यहाँ के क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, मान लो कि ये अपना एक छोटा सा एलिमेंट लिया है dy का, और यहाँ पे जो है विड्थ ये dx लिया है। तो ये काफी स्मॉल एलिमेंट के लिए ये एक तरह से हम लोग इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एरिया जो आ जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस, ये कर्व है y और इसका एक स्मॉल एलिमेंट dx एलिमेंट के लिए हम लोग तो इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। ये एक स्ट्रिप टाइप का हो गया और इसका जो एक रेक्टेंगल हो गया, तो एरिया जो हो जाएगा y इंटू डी हो जाएगा। y का वैल्यू क्या है अपने पास और कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट जो हो जाएगा वो लोअर लिमिट 5 है, अपर लिमिट 10 है। तो 5 से 10 के लिए y का वैल्यू जो है वो 3x² प्लस 6x प्लस 7 dx। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 3x² dx का क्या हो जाता है 3x³ बाय 3 प्लस 6x² बाय 2 प्लस 7x, और इसको इंटीग्रेट करना है 5 से 10। तो अब वैल्यू पुट करोगे तो इसमें आंसर जो अपना आ जाएगा क्या, आंसर अपना आ जाता है 1135 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो डिफरेंट इंटीग्रेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया, फाइंड एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल्स टू साइन x, x जो है वो 0 से पाई के बीच में। तो देखो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करना चाहें साइन x का कर्व तो वो क्या हो जाता है, इस टाइप से बनता है कर्व। ये अपना x एक्सिस हो गया और ये है y एक्सिस, और ये 0 से पाई के बीच में पूछा है ये वाला पार्ट। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी क्या हम मान लेते हैं छोटा सा स्ट्रिप जो है वो dx एलिमेंट का और ये है y। तो अब आप इसको इस लेंथ को इस लेंथ में जो y का वैल्यू इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx, और कहाँ से कहाँ तक लेना है तो 0 से पाई के लिए y का वैल्यू क्या है साइन x dx 0 से पाई। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, बट साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस cos x होता है। तो माइनस cos x और 0 से पाई, cos 0 क्या होता है 1 और cos पाई -1, तो -1 और ये बाहर एक माइनस है तो +1 +1, तो ये अपना आ जाएगा 2 आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू e⁻⁻x, द x एंड द y एक्सिस। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अपने से x
और y के बीच में जो ये कर्व आएगा इसका कितना एरिया होगा, ये हमसे पूछा गया है। y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, ज्यो ज्यो x बढ़ेगा त्यों त्यों y कम होगा। जब x 0 के आसपास होगा तो ई टू द पावर माइनस 0 है तो ये 1 के आसपास आ जाएगा। तो हम इसको कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा बढ़ते कम होते होते। ये है अपना y और ये है x एक्सिस। तो अपने पास फंक्शन जो दिया हुआ है y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स दिया हुआ है। तो जब हम x का वैल्यू 0 पर पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0, तो y जो है वो अपना आता है ई टू द पावर माइनस 0 इक्वल्स टू 1। अब जब जब x जो है वो इंक्रीज करता जाएगा तो y जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। और एट x इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे जब हम देखेंगे तो y जो है वो 0 हो जाता है। तो हमें यहाँ पे एरिया अगर इसका कर्व का निकालना है बिटवीन x एंड y एक्सिस, तो एरिया जो होगा वहाँ पे हमें स्लोप कहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना होगा, 0 से इनफाइनाइट के लिए x का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के लिए लेना होगा। और y इंटू डी एक्स, तो y क्या है ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास क्या होगा, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट तक। तो जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इनफाइनाइट, तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 0, और जब 0 पुट करेंगे तो आता है 1, और साथ में माइनस ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो अपने पास क्या आ जाएगा +1। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में बोला गया है ए रोड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L। द लीनियर डेंसिटी मास पर लेंथ रो ऑफ the rod varies with the x-axis from the origin as rho equals to a plus bx. Find the SI units of a and b. Find the mass of the rod in terms of a, b and L. ठीक है, चलिए। तो इसमें हम लोगों के पास जो है वो दिया हुआ है, रो होता क्या है, सबसे पहले रो क्या होता है अपने पास, मास अपॉन लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है, तो लेंथ मास अपॉन लेंथ, ये जो है अपने पास वो a प्लस बी एक्स दिया हुआ है। इसका अगर फिगर ड्रॉ करना चाहें तो x इक्वल टू 0 से L के लिए जा रहा है, ये अपना हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो इसको हम इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, 0 से L तक ये रॉड रखा हुआ है। इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं कुछ डिस्टेंस पर, लेट्स से कि x डिस्टेंस पर हमने dx एलिमेंट लिया, मास निकालेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइंड एसआई यूनिट ऑफ ए और बी, तो पहले यूनिट निकाल लेते हैं। तो पार्ट ए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रो क्या है, मास अपॉन लेंथ, तो इसका मतलब क्या हो गया केजी पर मीटर। तो अब फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिसिटी से जानते हैं हम लोग कि अगर डायमेंशन में जो कंप्लीट पार्ट है उसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो केजी पर मीटर होना चाहिए। तो ए का भी केजी पर मीटर होना चाहिए और बी एक्स का भी केजी पर मीटर होना चाहिए। तो ए के लिए अगर हम लिखेंगे ए के लिए लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा केजी पर मीटर, क्योंकि जब भी अपने पास एक्सप्रेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहता है तो हर एक टर्म का इक्वेशन जो है वो यूनिट जो है वो बड़ा सेम होगा, होमोजेनिसिटी से हम लोग को पता है ये चीज़। उसके बाद जब बी की बात करेंगे तो बी के साथ में एक्स है, एक्स क्या है लेंथ है, तो b का वैल्यू जो हो जाएगा वो b इंटू, इसे हम लिख सकते हैं इसको b इंटू एक्स जो है वो केजी पर मीटर होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं b जो है वो केजी पर मीटर, और यहाँ पे x जो है वो लेंथ है तो वो मीटर में होगा, तो इधर नीचे आएगा तो इंटू मीटर लिख सकते हैं क्या, तो केजी पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया b का डायमेंशन यूनिट और इसका ए का केजी पर मीटर। उसके बाद बी पार्ट में बोला गया है अपने से कि फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। तो मास अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना होगा डीएम को, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल के लिए। अब डीएम क्या है, तो देखो हमने क्या किया, ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये क्या है डीएम है। तो डीएम क्या हो जाएगा, स्मॉल एलिमेंट जो है उसका मास हम लोग को निकालना है, तो डीएम का मास जो है वो थिकनेस इसका dx है, और चूंकि x डिस्टेंस पे है तो इसका रो जो हो जाएगा वो
ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। तो अब डी एम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। डी एम का वैल्यू क्या है अपने पास, ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक। इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय ए एक्स, सॉरी ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से एल। तो अपने पास आ गया तो ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा अपना मास, जो कि केजी में आएगा। तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोला गया है द मोमेंटम पी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेज विद टाइम एट द रेट ऑफ डी पी बाई डी टी, जो है वो 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर सेकेंड इंटू टाइम दिया हुआ है। If the momentum is 0 at t equals to 0, what will be the momentum at t equals to 10 सेकेंड, ये अपने पास पूछा गया है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, dp अपॉन dt जो है वो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2t, और एट t इक्वल्स टू 0 जो है वो मोमेंटम जो है वो 0 है। तो मोमेंटम एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड क्या हो जाएगा, अरे ये क्या हो रहा है, तो एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं क्या, dp इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो एट t इक्वल्स टू 0 p इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, वो क्यों दिया हुआ है, जहाँ हम लोग लिमिट लेते हैं तो p dp को हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेट कहाँ से, 0 से p तक करेंगे। इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे dp जो है वो 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास क्या 10 प्लस 2t इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो आप कहाँ से कहाँ तक, 0 से p के लिए, और इसका वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, t का वैल्यू 0 से 10। तो p इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10t प्लस 2t स्क्वायर बाय 2, और वैल्यू पुट करना है 0 से 10। तो 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 200 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम है अपना। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। 29 में पूछा गया अपने से द चेंज इन ए फंक्शन y एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड एज dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फाइंड y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अपने पास जो है वो dy बाय dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, y एज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ पर भी क्या हो रहा है इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो हम लिख सकते हैं क्या dy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जब भी आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो जब एक टाइप का वेरिएबल है उसको एक साइड रखना है, और जो डिफरेंट टाइप का वेरिएबल्स है उसको एक साइड रखना है, और फिर हम उसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइड दोनों साइड लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग dy का क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, dx का क्या होता है वो एक ऐड होता है और उतना से ही नीचे डिवाइड हो जाता है, तो एक्स क्यूब बाय 3। क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो इसमें हम लोग प्लस c एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं। आपके मन में आएगा कि पीछे वाले में क्यों नहीं किया था, तो यहाँ पर जो है t इक्वल्स टू 0 पे p जो है वो 0 दिया हुआ था, तो यहाँ पे p प्लस 0 भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो हमसे पूछा फाइंड y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो y जो है वो एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c का फंक्शन इस टाइप से है। ये अपना हो गया क्या आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर से है। तो इसमें आपको रूल्स याद होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के, नहीं तो एग्जाम में जो है वो आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 4-5 रूल है जो कि काफ़ी आसान है। अगर 0 2 इंटीजर के बीच में है तो उसको काउंट करना होता है। अगर 0 लास्ट में, जैसे मान लो अपने पास 1000 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सिर्फ 1 हो जाएगा।
10 टू द पावर में कुछ भी रहेगा तो इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इसका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट, जैसे 2 इंटू 10 पावर 2 है, 4 है, तो इस सब का सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो 1 होता है। बट अगर यहाँ पे एक और 1 आ जाता तो हमें यहाँ पे 0 को काउंट करना होता। फिर अगर डेसिमल पॉइंट है उसके बाद डेसिमल से पहले भी कोई डिजिट इंटीजर नहीं है और डेसिमल के बाद भी जो मान लो 2 3 0 है उसके बाद 2 5 है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो सिर्फ 2 डिजिट होगा। बट अगर अपने पास 0.1020 इस टाइप से रहता तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 डिजिट हो जाता, सॉरी 4 डिजिट हो जाता। तो इस टाइप से हम इसको काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ए नंबर में दिया हुआ है क्या 1001, यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। बी नंबर में दिया हुआ है 100.1, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब है कि हम इतना डिजिट तक कंफर्म है कि यहाँ तक हमारा जो कैलकुलेशन था वो कंफर्म था। तो 100.1 है तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा वो भी क्या होगा 4 होगा। फिर सी पार्ट में 100.10, अब इसमें भी देखो, अब जब लास्ट में जैसे 100 है, अब किसी चीज का क्वांटिटी जैसे कि बनाना 100 बनाना, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 डिजिट हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो अब सी पार्ट में है 100.10, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद कोई डिजिट है उसके बाद 0 है तो उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो ये एक बार रूल आप याद कर लोगे तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.001001, इसका क्या होगा डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है यहाँ तक तो इसको हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे, बस ये वाला होगा। तो कितना हो गया 4 डिजिट हो गया। तो ये अपना इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग। ए मीटर स्केल इज ग्रेजुएटेड एट एवरी मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर तक उसमें मेजर कर सकते हैं। How many significant digits will be there in a length measurement with this scale? तो अगर हमें लेंथ मेजर करना है इस स्केल से तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 1000 मिलीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये ग्रेजुएटेड मतलब क्या हो कि वहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो इससे कि मान लो ये 1 मीटर है तो मिलीमीटर में वो पूरा जो सबसे स्मॉलेस्ट मीटर का जो वो मिलीमीटर में मार्क किया हुआ है। तो अगर हम इसमें मेजर करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होगा, तो अपने पास अगर हमारे पास मान लो कि 1 मीटर मेजर किया है तो 1000 mm है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो 0 है डिजिट के बाद ये काउंट हो रहा है, क्योंकि जो अपना लिस्ट काउंट है जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो मिलीमीटर में है, तो हम इस लिमिट तक कन्फर्म है कि ये अपना एक्यूरेट वैल्यू है। तो एक्यूरेसी एक तरह से मेजर कर बताता है सिग्निफिकेंट डिजिट कितना स्मॉलेस्ट यूनिट तक हम लोग एक्यूरेट है। तो जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा 4, जो मैक्सिमम डिजिट होगा वो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 mm मेजर कर सकते हैं, 2 mm मतलब सिंगल डिजिट में मेजर कर सकते हैं। तो इस सब केस में क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट जो हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट वो क्या होगा 1, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी 4। तो यही अपना सवाल था, आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 32, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और राउंडिंग ऑफ का भी 2 3 रूल होता है कि अगर अपने पास 5 या उससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा का वैल्यू है जिस जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो उसके पीछे वाला जो लेफ्ट वाला डिजिट है वो एक बढ़ जाता है। अगर मान लो अपने पास जो है 2.356 इस टाइप से है, अगर यहाँ 3 डिजिट तक सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो सीधा हो जाएगा 2.36। अब आपको बोलेगा कि 2 डिजिट तक ही करना है, तो यहाँ पे क्या देखना है 5 अगर है अगला डिजिट तो उसके पीछे अगर ऑड है तो इसको एक बढ़ा देंगे +1 हो जाएगा, अगर इवन है तो सेम रह जाएगा। अगर यहाँ पे रहता आपके पास कि 2.256 और अगर 2 डिजिट तक बोलता यहाँ पे मान लो इसको 2.25 तक ही मान लो और 2 डिजिट तक बोलता अगर करने के लिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2.2 हो जाता, बट यहाँ पे 2.3 है तो 2.4 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा।
तो अपने पास राउंड द फॉलोइंग नंबर टू टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये अपने को सॉल्व करना है। तो ए नंबर में बोला गया है 33472। अब 2 डिजिट तक हमें इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 के बाद 7 प्रेजेंट है जो कि 5 से क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, तो 3500 ये अपना हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो जीरो है इस डिजिट के बाद, तो इसको हम लोग काउंट करते नहीं है, तो इसके इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। उसके बाद बी में ये 0 0 वाला चक्कर जो है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अगर किसी चीज़ को हम एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं तो ये 0 काउंट होता है और कभी कभी काउंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में है कि वो इतना मिलीमीटर तक मेजर करता है, तो वो उसका जो लिस्ट काउंट है वो मिलीमीटर में, तो इसलिए वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 84.16 इसको हम लोग को टू सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है। तो इसको आगे पॉइंट के बाद क्या 1 और 6 है, तो इसको हटा देंगे, तो ये सीधा क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यहाँ पे 84.00 रखोगे आप तो ये गलत हो जाएगा, सीधा 84 आंसर हो जाएगा, नहीं तो वो 4 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। सी नंबर में 2.55, तो इसमें 5 के बाद देखो यहाँ पे 5 के लेफ्ट में जो है वो 5 है जो कि ऑड नंबर है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर में क्या बोला है 28.5। अब यहाँ पे देखो 28.5, 5 से पहले क्या है 8 है जो कि इवन नंबर है, तो ये सीधा 28 हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 33। द लेंथ इन द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर मेजर्ड विथ ए स्लाइड कैलिपर आर फाउंड टू बी 4.54 सेंटीमीटर एंड 1.75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो एक चीज और है यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर में बात करेंगे हम लोग, तो जब भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन, तो जो स्मॉलेस्ट हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है इस केस में जैसे वो 3 है, दोनों के लिए 3 है, तो अपना आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। बस यही क्वेश्चन है, इससे आगे इसमें कुछ पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो एल जो है वो है लेंथ, और लेंथ जो है वो 4.54 है, और रेडियस जो है वो 1.75 है, और ये दोनों क्या है सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम हमें पता है, भी वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल, सिलेंडर है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। वॉल्यूम जो है वो पाई आर स्क्वायर एल के बराबर होता है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 आ जाएगा, आर का वैल्यू जो है वो 1.75 का स्क्वायर इंटू एल का वैल्यू जो है वो 4.54 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 43.6577 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। अब हमारा जो था लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या था दोनों के लिए, सबसे कम दोनों का इक्वली था, इसके इसमें 3 था, तो हमें 3 तक ही जवाब देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास आंसर जो है वो, देखो अब यहाँ पे 6 के बाद जो है वो 5 के बाद जो है वो 7 है, तो ये बढ़ के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 43.66, अपने को लाना है 3 तक ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 43.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आंसर हो जाएगा। जल्दी एक वीडियो हम इसके रिलेटेड आ जाएगा आपके पास, तो उसको आप देख के सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, वो सब काफ़ी डिटेल में उसमें हम लोग बात कर लेंगे, उसको आप लोग देख लेना। इसमें आपको क्वेश्चन जो भी आएगा कभी इसमें गलती नहीं होगी आपसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में बोला गया द थिकनेस ऑफ ए ग्लास प्लेट इज मेजर टू बी 2.17 mm, 2.17 mm एंड 2.18 mm। वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे मेजर किया है, वो डिफरेंट कुछ इधर आया हुआ उसमें, तो एवरेज थिकनेस जो है वो प्लेट का क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर का ही सवाल है। तो एवरेज थिकनेस की बात करते हैं हम लोग,
तो ये क्या होता है, जो भी अपने पास डिजिट है सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कितना है काउंट्स, तो 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है 2.1733। अब सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितना था, 3 था तीनों केस में, तो ये 3 तक ही रहेगा, तो यहाँ तक ही रहेगा, बाकी जो वो 3 है तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो 2.17 mm ये अपना हो जाएगा आंसर। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 35 बोला गया द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड विथ ए मीटर स्केल टू बी 90 सेंटीमीटर। The radius of the bob plus the length of the hook is calculated to be 2.13 centimeter using measurements with a slide calipers. What is the effective length of the pendulum? The effective length is defined as the distance between the point of suspension and the center of the bob. मतलब जैसे अपने पास मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक बॉब जो है वो कनेक्टेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक होगा, और ये यहाँ पे फिक्स है लेंथ। तो ये जो है अपने पास वैल्यू यहाँ तक दिया हुआ है कितना, 90 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू जो है वो है अपने पास 2.13 सेंटीमीटर। आपको लगेगा कि ये क्या है, मतलब इफेक्टिव लेंथ पूछा है, दोनों को ऐड कर दो, खत्म। तो वही बात करना है, बस इन फिगर का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे हम लोग, तो एल इफेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एल प्लस आर। तो एल क्या है 90 प्लस 2.13, तो यहाँ से अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 92.13 सेंटीमीटर। और जब आपके ऑप्शन में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में आपको ये आंसर भी रहेगा क्वेश्चन में, तो आते ही सीधा टिक किए तो आपका गलत होगा। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारा मिनिमम कितना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट जो है अपने पास वो है 90.3, पॉइंट के बाद जीरो है वो काउंट करते हैं हम लोग, उससे पहले कोई अगर डिजिट आ जाता है तो इंटीजर आ जाता है तब, और यहाँ पर भी 3 है तो 3 डिजिट का समय रखना होगा, तो 92.1 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन था चैप्टर 2 का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।